हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रेनू अग्रवाल हेयर। देखो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, और अब हमारी क्लास 2 जो है वो आज बेसिक्स की रहेगी। और उस बेसिक में देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट आपके जो कि ज़रूरी है क्लियर होने में जो मेजर टॉपिक से पहले उनके बारे में हम डिस्कस किया है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि एक सब्जेक्ट। तो जैसे कि हिंदी, इंग्लिश ये सारी होती है, ये सारी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो जब ये एक लैंग्वेज है तो हर एक लैंग्वेज की एक अल्फ़ाबेट होती है। और जब एक्चुअली क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन आता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, जबकि अल्फ़ाबेट ओनली 1 होता है, ठीक है। क्योंकि ये अल्फ़ाबेट क्या होती है, एक वर्णमाला होती है। वर्णमाला को क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। ये सारे हिंदी में जो हम वर्ण बोलते हैं, और अल्फ़ाबेट के अंदर यानी ये जो हमारी लैंग्वेज है उसमें अल्फ़ाबेट में हमारे 26 लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो अभी आपको ये क्लियर होगा कि जो अल्फ़ाबेट है वो एक ही होती है, और इसके अंदर जो लेटर्स होते हैं वो 26 लेटर्स होते हैं। और ये जो 26 लेटर्स जब एक फिक्स ऑर्डर में होते हैं, यानी ये जो कंप्लीट सेट है, अ सेट ऑफ लेटर्स, यू कैन से सेट ऑफ लेटर्स इन फिक्स ऑर्डर, जब ये फिक्स्ड ऑर्डर में रहता है तो ये कंप्लीट क्या बन जाती है, अल्फ़ाबेट बन जाती है। अब ये जो लेटर्स है, जो 26 लेटर्स है, अभी ये क्लियर हो गया कि अल्फ़ाबेट जो है वो लेटर नहीं है, यानी सेट ऑफ लेटर्स है, ये कंप्लीट जो लेटर्स का सेट बनेगा। अब आता है कि कई जगह पर हमें अल्फ़ाबेट्स भी पढ़ने को मिलता है। तो अल्फ़ाबेट्स जब आप पढ़ते हैं इसका मतलब होता है कि वो अलग अलग लैंग्वेज की वर्णमाला है, अलग अलग लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट है। मान लीजिए एक हो गई उर्दू की, फिर इंग्लिश की, इस तरह से हिंदी की। तो अलग अलग लैंग्वेज के अंदर जब वो बन जाती है, इसकी वर्णमाला, इसकी अल्फ़ाबेट तीनों की मिला के तो अल्फ़ाबेट्स बन जाएगी ना, लेकिन इंग्लिश की अल्फ़ाबेट ओनली 1 है। उसके बाद देखिए ये जो लेटर्स है, ये जो 26 लेटर्स है, ये हमारी लैंग्वेज की, अल्फ़ाबेट की नहीं, ये लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या है, एक भाषा ही तो है। तो जो लैंग्वेज है उसकी सबसे छोटी इकाई यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है। लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब कि इसके हम फर्दर टुकड़े नहीं कर सकते। मान लो मैंने लिखा, इसमें पहले हम इसको डिवीज़न कर लेते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। देखो 26 है, 26 में से 5 जो है वो वॉवल्स होते हैं, और 21 जो है वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन। आपने स्वर और व्यंजन के बारे में हिंदी में सुना भी होगा। तो जो स्वर है वो 5, ये इंग्लिश में जो है वॉवल्स 5 हैं, और ये होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी जो बच गए जैसे कि बी, सी, डी एट्सेट्रा, जो भी 21 बच गए हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारी कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो इनकी जो साउंड हिंदी के तरीके से देखा जाए, अ से लेकर अंग तक, और ये आती है क से लेकर ज्ञ तक, ठीक है, क से ज्ञ तक। अब आप कहोगे कि इसकी हमें क्या ज़रूरत है, बेसिक्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है, या हमारे इस तरह के तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि अगर एरर फाइन में, यानी जहाँ मैंने कहा कि हमने सिलेबस में भी डिस्कस किया था कि कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं, तो कॉमन एरर में आपको अगर वोकैब का नहीं पता होगा कि अल्फ़ाबेट्स में डिफरेंस क्या है, तो वहाँ अगर मान लीजिए एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि 5 साल के बच्चे ने अल्फ़ाबेट्स सीखे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 साल का बच्चा अल्फ़ाबेट्स नहीं सीख सकता, अल्फ़ाबेट सीख सकता है। तो क्वेश्चन वहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट का पता होना चाहिए। इसी तरह से जब आप आर्टिकल्स करेंगे तो आपको वोवल कॉन्सोनेंट्स का पता होना चाहिए कि ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड। देखो बचपन में हम क्या करते थे, हमें जब कहा जाता था कि ऑनेस्ट मैन लिखा हुआ है और आर्टिकल ए और एन में से कौन सा आएगा, तो हम क्या करते थे, हम देखते थे कि यहाँ पे एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, और हम इसमें ए भर के आ जाते थे। लेकिन देखिए उस टाइम तक हमें ये ऑनेस्ट वाला नहीं सिखाया जाता था, क्योंकि हमारा माइंड इतना शार्प नहीं होता है बचपन में। हमें तब दिया जाता था एप्पल वाला, ठीक है। और ए हमने देखा, ए, ई, आई, ओ, यू हमें रटा दिए जाते थे,
ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड तब तक उतना ही काम करता है, स्टेप बाय स्टेप ही चलती है चीज़ें। तो ए देख के हम यहाँ एन फिल कर देते थे, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ क्या देखना है, हमें साउंड भी देखनी है। यहाँ पे आपको साउंड ये पता होना चाहिए कि ये होनेस्ट की साउंड है या ऑनेस्ट की साउंड है। तो ये साउंड क्या कर रहा है, ऑनेस्ट की, यानी ओ की साउंड कर रहा है, ऑनेस्ट की। अब ओ की साउंड कर रहा है यानी अ की साउंड कर रहा है, तो हमारा कौन सा आएगा, वोवल वाला आ जाएगा। तो हमें क्या फील करना होगा यहाँ में, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी ज़रूरत पड़ने वाली है आर्टिकल्स में। तो जैसे जैसे बेसिक आप पढ़ेंगे हर चीज़ की, आपको आगे जब हम मेजर टॉपिक्स करते हैं तब सीखना पड़ता है। इससे बेटर है कि हम थोड़ा यहाँ पहले ही सीख लें। अब देखो, पहला आ गया, लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट जो है वो हो गई लेटर्स। उसके बाद जो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं ये मिलके एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखने से ही वर्ड बन जाएगा? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स भी कैसे होना चाहिए, इन प्रॉपर अरेंजमेंट। इसका अरेंजमेंट कंप्लीट जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। मान लो मैंने एक वर्ड लिखा ABLL, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, हमने लिखा तो इसका मतलब हो गया कि ये कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि हमने कहा वर्ड। अब ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये जो वर्ड है वो भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट तो है, लेकिन ये मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसका एक मीनिंग भी होना चाहिए। तो ये हो गया मीनिंगफुल। जैसा मैंने लिखा कि मीनिंगफुल यूनिट होने चाहिए, इसका मतलब इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, ये तो वर्ड है ही नहीं, ठीक है। अगर ये वर्ड नहीं है तो इसका मतलब हमें इसका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए। तो अगर मैंने इसे बॉल लिखा तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट में आ गया और ये एक मीनिंग भी दे रहा है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिखा मिल्क, या फिर मैंने लिखा मैन, या हमने लिखा वुमेन, तो ये सारे हमारे वर्ड्स हैं और ये सारे प्रॉपरली मीनिंग भी दे रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है, ये वर्ड हो गया, आपको पता लग गया कि वर्ड क्या चीज़ है, वर्ड एक मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसके बाद ये किसकी है, ये भी लैंग्वेज की है। उसके बाद आता है कि इस वर्ड के अगर छोटे छोटे दो वर्ड मिलकर एक ही मीनिंग दे रहे हो तो उसे बोलते हैं कंपाउंड, उसे बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। और ये कंपाउंड का मतलब होता है जब आप 2 और मोर देन 2 वर्ड्स जो है उनको जोड़ेंगे। वर्ड्स की बात नहीं है, कोई भी जैसे सेंटेंस को जोड़ेंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, और अगर आप वर्ड को जोड़ेंगे तो वो कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। अब आप देखो ये कंपाउंड वर्ड कैसे होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ से बॉल उठाया और इसके आगे मैंने फुट और जोड़ दिया, फुट प्लस बॉल क्या बन गया, फुटबॉल। ये एक आपका अलग से नया मीनिंग देगा। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ से मैंने मैन उठाया और मिल्क, ये दोनों जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा मिल्कमैन। तो मिल्कमैन कौन होता है, मिल्कमैन वो होता है दूध वाला, ठीक है, मिल्कमैन। तो ये हो गए आपके कंपाउंड वर्ड। अब आपके लिए कंपाउंड वर्ड की ज़रूरत कहाँ पड़ने वाली है, मान लीजिए आप जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कंपाउंड वर्ड का, डॉटर इन लॉ। अब देखो वो इसको जब आप कई जगह पे पढ़ोगे कि हाइफनेटेड कंपाउंड, ये हाइफनेटेड का मतलब ये हाइफन लगा हुआ है ना बीच में, इसको हाइफन बोलते हैं। हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन हो गए ये। कंपाउंड देखो नाउन क्या है और वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कंपाउंड हम एक वर्ड पढ़ रहे हैं कि ये एक वर्ड हो गया, ठीक है। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है पुत्र वधू, तो ये आपका हो गया एक कंपाउंड वर्ड हाइफनेटेड। अब आपको ज़रूरत कहाँ पड़ रही है कि जब आप नाउन करते हैं तो नाउन में आपको ये बताया जाता है कि जो आपका जो मेन जो पार्ट होगा उसी में आपके एस या एस लगाकर उसको सिंगुलर या प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर उस पर लिखा हुआ क्या होता है, कंपाउंड नाउन लिखा होता है, कंपाउंड नाउन। तो ये नाउन क्योंकि वो नाउन की कैटेगरी में है इसलिए कंपाउंड के साथ नाउन लिख दिया। ये सिर्फ वर्ड है अभी तो हमने कंपाउंड वर्ड लिख दिया। जब वो दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो हमने उसको सेंटेंस बना दिया। ये सब मिलके क्या बन रहा है, एक नाउन बन रहा है। तो ये तो हो गया कंपाउंड वर्ड की बात। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखो जैसे कि अभी वर्ड्स हमने देखा था कि ग्रुप ऑफ जो लेटर्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं, और जो फ्रेज है, अभी 3 चीज़ हम एक साथ कर रहे हैं कि उसके बाद आती है फ्रेज, और क्लॉज और सेंटेंसेस। ठीक है, अब जो फ्रेज है, फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, यानी अगर हम तीनों के लिए कहें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो तीनों ही होते हैं। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और सेंटेंसेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी ये तीनों क्वालिटी तो सेम हो गई। ठीक है, अब फ्रेज के पास इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, नो सब्जेक्ट और नो वर्ब, इसकी अपनी कोई वर्ब नहीं होती। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा कि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये एक फ्रेज है। हम एग्जांपल देखेंगे नीचे और क्लियर हो जाएगा। और जो क्लोज है उसके पास अपना एक सब्जेक्ट भी होता है और एक अपनी वर्ब भी होती है। ठीक है, अपनी वर्ब और सब्जेक्ट दोनों रखते हैं ये, और इस सब्जेक्ट और वर्ब के होने के कारण ये अपना एक मीनिंग भी देता है। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग भी देता है। अब जो सेंटेंस है उसके पास भी एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब भी होती है, और मीनिंग भी कंप्लीट होता है। कंप्लीट मीनिंग। अब बात ये आती है कि इसका डिफरेंस तो समझ में आता है कि इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों का डिफरेंस ये है कि ये जो मान लीजिए एक सेंटेंस हम लिखें, राम प्लेज फुटबॉल, तो ये एक क्लोज भी बन जाता है और एक सेंटेंस भी बन जाता है। लेकिन बहुत एक क्लोज में सेंटेंस दो नहीं हो सकते, बट एक सेंटेंस में क्लोज दो हो सकते हैं। मान लो मैंने लिखा राम प्लेज फुटबॉल एंड मोहन वॉचेस टीवी। राम तो फुटबॉल खेलता है और मोहन टीवी देखता है, दोनों हो गए, एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये हो गया आपके पास। पर अब आप इसे दो क्लोज बोलोगे, आप इसे एक सेंटेंस बोलोगे लेकिन क्लोज तो दो बोलोगे, सेंटेंस एक है। ये डिफरेंस हो गया आपका इसके अंदर कि ये क्लोज एक क्लोज और एक दूसरा क्लोज, वो हम बाद में बताएंगे कि मेन क्लोज है या फिर किस तरह का क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये बाद में करेंगे हम। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड सेंटेंस। अब ये आपका एक क्लोज, ये आपका दूसरा क्लोज, और ये कंप्लीट आपका एक सेंटेंस। ठीक है, ये तो हो गया इसका डिफरेंस। अब फ्रेज क्या है? मान लो मैंने ये लिखा कि द सन राइजेस इन द मॉर्निंग। अब द सन आपका एक सब्जेक्ट हो गया, राइज आपका एक वर्ब हो गया, तो ये इतना आपका एक क्लोज हो गया। ठीक है, इसको आप एक क्लोज बोल सकते हो क्योंकि वर्ब आ गया, सब सूर्य उगता है। इन द मॉर्निंग आपका एक फ्रेज है। अब इसके पास ना कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने की वजह से एक फ्रेज है। ठीक है, तो इस तरह से जब कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, तो ये एक फ्रेज हो गई। और जब इस एक फ्रेज को कंप्लीट होने, इसमें आप लिख सकते हो इनकम्प्लीट मीनिंग, मीनिंग तो देती है, इनकम्प्लीट मीनिंग। देखो इन द मॉर्निंग में मीनिंग तो है सुबह में। मान लो आपसे कोई जनरली ये पूछे कि आप घूमने कब जाते हो, आपने कहा इन द मॉर्निंग, यानी आपने आंसर तो कर दिया, इन द मॉर्निंग में कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको वो पूछना पड़ा ना आप घूमने कब जाते हो, कब का आपने आंसर किया, तब आपके पास इन द मॉर्निंग आंसर बना। ठीक है, इन द मॉर्निंग वैसे अधूरा है, मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसलिए ये एक आपका फ्रेज है। अब ये आपको वहाँ पे काम आएगा, फ्रेजेस कितने टाइप्स के होते हैं, फिर आपके क्लोजेस कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को ये बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस आपको क्लियर हो गया, बाद में सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड, सिंपल, ये सब आपको पता होना चाहिए।
ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपका आ जाता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या फिर कॉम्प्लेक्स का दिया हुआ है तो उसे कंपाउंड में चेंज करना होता है। तो ये हो गया आपका फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। अब क्योंकि बार बार हम सब्जेक्ट एंड उसकी बात कर रहे हैं सेंटेंस की, तो हम ये भी देख लेते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। एक सेंटेंस के पास कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट से बना हुआ है एक सेंटेंस। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था, द सन राइजेस इन द मॉर्निंग। इसकी जगह हम इन द ईस्ट भी लिख सकते थे, इन द मॉर्निंग। तो ये आपका एक सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, और ये जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें कि वर्ब भी इंक्लूड है, वर्ब भी इसी पार्ट में जाएगी, तो ये आपको प्रेडिकेट कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। यानी अब सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में प्रेडिकेट में बताया गया है, प्रेडिकेट क्या है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है, सन के बारे में ये क्या बता रहा है कि सन जो है वो सुबह में उगता है। ठीक है, और ये जो सन यहाँ पे है ये इसके बारे में प्रेडिकेट में बताया जा रहा है। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या चीज़ है, हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट डूअर होता है। डू मतलब करना, और इससे बना डूअर, करने वाला। या तो सब्जेक्ट कोई एक्शन वर्ब है तब तो वो काम कर रहा है, कोई एक्शन वर्ब होगी यानी तब तो वो एक डूअर हो जाएगा। और दूसरी बात में क्या होता है कि कई बार क्योंकि वर्ब खाली एक्शन नहीं करती है, वर्ब एक स्टेट भी बताती है। जब वो स्टेट बताती है तो वर्ब के बारे में सब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट जैसे एक डॉक्टर है तो सब्जेक्ट क्या है, तो इस तरीके से भी सब्जेक्ट को डिफाइन किया जा सकता है। अब हम क्या कह सकते हैं, जो सब्जेक्ट है वो वन वर्ड से ज़्यादा भी हो सकता है, वन वर्ड भी हो सकता है। जैसे खाली राम लिखा हमने तो वो भी एक सब्जेक्ट, जैसे राम प्लेस तो एक सब्जेक्ट हो सकता है। और अभी हमने द सन लिखा तो भी एक सब्जेक्ट हो गया। एक और सेंटेंस लिखते हैं, जैसे द गर्ल इन ब्लू साड़ी इज माई सिस्टर। देखो द गर्ल, यहाँ पे द आर्टिकल लगा हुआ है, गर्ल आपका एक नाउन आ गया, इन आ गया, प्रपोजिशन आ गया, ब्लू आपका एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद नाउन, उसके बाद आपकी वर्ब आ गई। देखो द गर्ल इन ब्लू साड़ी इज़ माई सिस्टर, तो जो गर्ल ब्लू साड़ी में है तो इसका मतलब क्या हुआ, द गर्ल इन ब्लू साड़ी, ये कंप्लीट आपका एक सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेडिकेट कहाँ से बचा, वर्ब के बाद जितना भी बचा वो आपका एक प्रेडिकेट हो गया। ये इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ने वाली है। अब आप कहोगे कि मैम हम छोटे बच्चे थोड़ी है, हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की कहाँ ज़रूरत है। तो आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करोगे। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है। इसके बारे में वैसे तो हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑफ के बाद आ रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी प्रपोजिशन के बाद आ रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। नाउन तो दिखेगा वहाँ भी आपको, लेकिन हमें पहचानना एक बड़े बड़े सेंटेंसेस में हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी तो बेसिक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देखो नेक्स्ट हमारा आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमें क्यों पढ़ने हैं, देखो अगर हम वॉइस करेंगे, अगर हमें वॉइस करना होगा तो हमें टाइप्स पता होना चाहिए कि किस तरह का सेंटेंस है। अगर हम नरेशन करेंगे यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह का सेंटेंस है। तो जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा टाइप क्या है सेंटेंस का, तो हम आगे उसका रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हमारे पास सबसे पहले हम लेते हैं असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और इन्हें स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और स्टेटमेंट से ही क्लियर हो जाता है कि ये स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट बताते हैं। हिंदी में इन्हें बोलते हैं स्वीकारात्मक, जिसमें हम या तो किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हम करते हैं या हम कहते हैं कि नहीं करते। तो इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक दोनों टाइप के सेंटेंसेस आ जाते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव
और एक हो जाता है इसमें नेगेटिव। ओके, अब आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि हमने इसको राजस्थान हाई कोर्ट के अकॉर्डिंगली ही डिज़ाइन किया है, तो आपके एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि असर्टिव से आप इसे नेगेटिव में चेंज करो। तो आप ये मानिए कि वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, आपको उसको नेगेटिव में बदलना है, या असर्टिव को आप इंटरोगेटिव में चेंज करो। तो एटलीस्ट आपको इसकी वैरायटी पता होनी चाहिए कि कितने टाइप के सेंटेंसेज होते हैं और कौन सा सेंटेंस किस तरह का है। ठीक है, तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में अब एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का एक, रीमा कैन डांस वेरी वेल। तो इस सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या है कि एक असर्टिव सेंटेंस है। अगर इन्हें हमें पता होगा तो एक पहचानने का तरीका भी हमें थोड़ा आना चाहिए कि ये सेंटेंस किस तरह का है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके साथ आप एक लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, और दूसरा, क्योंकि देखो सब्जेक्ट और वर्ब तो सभी में चाहिए, हर एक सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो चाहिए, बिना, क्योंकि ये तो एक एसेंशियल एलिमेंट है एक सेंटेंस को बनाने का। अगर ये आपके पास है नहीं तो वो सेंटेंस तो है ही नहीं। अब ये आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल है। ठीक है, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ की गई है, और ये आपकी एक मेन वर्ब है। ठीक है, और ये आपका मतलब जो बेसिक एलिमेंट है वो हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। अब देखो कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली सेंटेंस बनाने का, वो यही होता है कि सब्जेक्ट पहले रहता है और उसके बाद एक वर्ब आती है, उसके बाद बाकी ऑब्जेक्ट वगैरह सब होते हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है तो वो हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद एक मेन वर्ब, यानी ये स्ट्रक्चर हमें दिखती है। तो इसका मतलब ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद अगर मान लो मैं यहाँ पे नॉट लगा दूँ, कैन नॉट, तो अगर इसी स्ट्रक्चर में नेगेटिव भी नज़र आ जाता है, नॉट नज़र आ सकता है, नेवर नज़र आ सकता है, इस तरह से कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज़ होता है तो वो आपका सेंटेंस हो गया असर्टिव का नेगेटिव। ठीक है, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर सेम है, बस इसमें हमें नॉट नज़र नहीं आएगा, इसमें हमें नॉट, इसमें हमें सेकंड में हमें नॉट नज़र आएगा। सेकंड नंबर है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, अब ये सेंटेंस तो डिक्लेयर करते हैं किसी भी चीज़ को कि भाई हाँ, इसमें सिंपल सेंटेंस आप एक आई एम ए डॉक्टर ऐसा भी यूज़ कर सकते हो। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, आई एम ए डॉक्टर, तो ये भी किस में जाएगा, ये भी आपके पास एक सब्जेक्ट है, आपका एक वर्ब है, बट ये स्टेटमेंट है, यहाँ एक्शन हो रहा है, यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है। दो तरह की वर्ब, मतलब हमारा एक तो वर्ब एक्शन वाली होती है, एक वर्ब स्टेट वाली होती है। यहाँ सिर्फ बताया जाता है कि आई एम ए डॉक्टर, उसकी अवस्था स्टेट क्या है, वो एक डॉक्टर है, प्रोफेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा एक अफर्मेटिव में, अगर हमें नोट लगाना होगा तो हम आई एम नॉट ए डॉक्टर, तो ये नेगेटिव में बन जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस, आस्क्स अ क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछते हैं। मीन्स ये दो तरह के होते हैं, एक तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन में हमें क्या है कि सिर्फ जैसे मैंने बोला कि आपको समझ में आ रहा है, आपने कहा हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे नहीं, तो आपने सिर्फ मुझे आंसर किया येस और नो में, तो आपके हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आपका आंसर इसमें येस नो में दे सकते हो। लेकिन जब WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव, ये सब जो है ये आपके सेंटेंस में, अभी आपको बता देते हैं कि किस तरह से इसकी फॉर्मेशन रहेगी, कैसे पहचानोगे। ये जो है WH वर्ड है, इसमें रहता है जैसे वाई, वेयर, हु, विच एटसेट्रा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें अगर मैंने पूछा कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, या वाई डिडंट यू कम यस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए, तो इसमें आपको ये नहीं यस नो नहीं कहना। आपको अगर पूछा गया कि कल आए थे क्या, तो हाँ ना बोल सकते हो, लेकिन क्यों नहीं आए में आपको रीज़न बताना होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इसमें सिर्फ आप यस नो बोल सकते हैं। हैज़ आवर टीम वन द मैच। और अब देखो
इस सेंटेंस में आपके पास क्या था, फुल स्टॉप। क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपके पास क्या आ जाएगा, एक इंटरोगेशन मार्क आ जाएगा। और दूसरा आपने यहाँ देखा कि एक सब्जेक्ट पहले था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब थी, लेकिन अब आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है आर टीम। इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जैसे सब्जेक्ट यहाँ था, वर्ब यहाँ थी, अब वो ऐसे है, वर्ब आगे आ गई और सब्जेक्ट उसके बाद में चला गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछा हैज़ अवर टीम वन द मैच, क्या हमारी टीम ने मैच जीता है, जीत लिया है, हाँ या ना में आप आंसर कर सकते हो, येस और नो में आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसी का मुझे बनाना होता, वाई से बनाना होता, ठीक है, वेयर हैज़ अवर टीम, वाई हैज़ अवर टीम, ठीक है, तो हमें इसके आगे ही हम क्या करते, एक WH वर्ड लगा देते, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन क्या रहेगा, कुछ डिफरेंट रहता है। जैसे हु के साथ आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अब देखो आपको कहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, जैसे ही आप सेंटेंस बनाएंगे ना, तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी होगा। क्वेश्चन आपके इसी तरीके से आते हैं, स्ट्रक्चर रॉन्ग दे दी जाती है, तो आपको ये पता होता है कि हु के साथ जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस के और जो पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। ये सब हम वहाँ पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक आपका इतना क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है कि WH वर्ड का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा अभी मैंने बोला कि वाई डिडेंट यू, या हम सिंपल ले लेते हैं वेयर डू यू लिव, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, वेयर डू यू लिव। आपसे क्वेश्चन पूछा वेयर डू यू लिव, आपके पास WH वर्ड था, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब थी। देखिए बेसिकली जो जितने भी WH वर्ड है उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। किसके साथ नहीं है जरूरी वो हम बाद में बात करेंगे। देखो वेयर और उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपके पास एक सब्जेक्ट आया, यानी इन्वर्जन यहाँ भी है। तो दूसरा आप इसे यहाँ पहचान सकते हो। अक्सर बच्चे गलती कहाँ कर जाते हैं, बच्चों को ये लगता है कि WH वर्ड देखा और कह दिया कि ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप खुद कंफ्यूज होगे कि हाँ अब क्लियर हुआ कि WH वर्ड से खाली देखने से हमारा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो अब देखिए वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो इसका हमें एक तो क्वेश्चन मार्क हमें हेल्प करता है बहुत बड़ी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतनी देर में इसका। नेक्स्ट हमारा आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में देखो क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस हम कौन से सेंटेंसेस को इंपेरेटिव बोलते हैं, जिसमें हमारी कमांड क्या होता है, जैसे ऑर्डर कह सकते हो आप, जैसे कमांडर कमांड करता है, और ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट दिखती हो, एडवाइस दिखती हो, मतलब हम किसी को सलाह दे रहे हैं या हम ऑर्डर कर रहे हैं या फिर एक ऑफिसर कमांड कर रहा है, सोल्जर्स की जैसे कमांड करता है कमांडर, तो उस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कराते हैं। जैसे एक टीचर ने ऑर्डर दिया डोंट मेक ए नॉइस, तो ये सेंटेंस कौन सा बन गया, डोंट मेक ए नॉइस। अब यहाँ पे देखो आप क्या देखोगे, आप कहोगे यहाँ पे तो डू आ गया पहले, तो इसका मतलब ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अक्सर गलती करते हैं बच्चे जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो वहाँ उनसे कन्फ्यूज़न यही रहती है कि ये डू से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आपका जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पहचान क्या है, यहाँ पे हमने लगाया फुल स्टॉप। दूसरी पहचान क्या है कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो अब आप कहोगे कि मैम अभी तो आप बोल रहे थे कि भी सब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है, एक वर्ब होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो दो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं इसके, ठीक है। तो देखिए जब आपसे अभी मैंने कहा डोंट मेक ए नॉइस, तो मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप काम करने वाला कौन है, शोर कौन नहीं मचाएगा, आप नहीं मचाओगे। तो इसका मतलब जो भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका एक हिडन सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और हिडन सब्जेक्ट का मतलब होता है ये छुपा हुआ रहता है, ओमिट रहता है, यानी हम जब भी बात कर रहे हैं यू से बात कर रहे हैं, तो यहाँ यू डोंट मेक ए नॉइस, मतलब आपको समझ में आया कि यहाँ सब्जेक्ट हमेशा ही यू रहता है, यू हमेशा सब्जेक्ट रहता है। अब यहाँ ये जो है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। एक चीज़ और समझिएगा कि जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है,
अभी साथ साथ ही इनको समझ लीजिए, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो वर्ब की बेस फॉर्म हैगा मतलब क्या है, ज़्यादातर तो जो V1 है वही बेस फॉर्म रहती है, लेकिन B जो है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। B बेस फॉर्म है, इसके बारे में आगे हम पूरा डिटेल भी करेंगे। B बेस फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो इज़ मार होती है, सेकंड फॉर्म इसकी वॉज वर होती है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज है उसमें ये हमेशा बेस फॉर्म रहती है। कौन सी होती है ये? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 से शुरू होती है, यानी ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू। और ये नेगेटिव बनाने के लिए अगर मान लो मैंने इतना कहा होता मेक ए नॉइस, शोर मचाओ, तो ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है इम्पेरेटिव का। इम्पेरेटिव में भी आपके पास दो तरह के सेंटेंस हो गए, ये आपका अफर्मेटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, जो मैंने ऊपर बनाया है वो आपका सेंटेंस नेगेटिव है। और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये कह सकते हैं शट द डोर, शट द डोर। अब देखो यहाँ भी हमने क्या किया, ऑर्डर दिया। ठीक है, ये क्या है? एक ऑर्डर है। और अगर मैं यहाँ पे प्लीज़ भी लगा दूँ और मैं बोलूँ कि प्लीज़ शट द डोर, इसका मतलब ये हो गया ये हमने रिक्वेस्ट कर दी। और सिर्फ मैंने बोला शट द डोर। अब आप इसमें साथ साथ अपना स्पोकन भी सीख सकते हैं, आप जनरल इसमें बोलचाल की भाषा में इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ शट द डोर, तो आप यहाँ पे प्लीज़ बोल के रिक्वेस्ट कर सकते हो, और शट द डोर एक टोन चेंज करके आप इसको शट द डोर बोल के ऑर्डर भी कर सकते हो, वो आपकी टोन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये प्लीज़ और प्लीज़ की जगह पे आपको क्योंकि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ की जगह आपको कई बार यहाँ काइंडली वर्ड भी मिल जाता है। तो दोनों ही वर्ड जो है वो प्लीज़ को ही रेफर कर रहे हैं, कृपया यानी रिक्वेस्ट को ही बताते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा। एक सेंटेंस हमारा लेट से भी होता है, जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस ही होता है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें लास्ट में हमें जो ये किसके लिए होता है, ये हम कह सकते हैं टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग कह सकते हो आप इसे। इसको अब देखो, अगर आपको अचानक से कोई अच्छी सी चीज़ दिख जाए, आप कहोगे हुर्रा। अब मान लीजिए एक मैच जीत लिया, आप कहोगे हुर्रा वी हैव वन द मैच। अचानक से जो आपके सामने एक वर्ड निकलता है, अरे तुम आ गए, यानी एक आपको सरप्राइज सा हुआ कि अच्छा तुम आ गए, मतलब तुम्हें उम्मीद तो नहीं थी लेकिन तुम्हें एक खुशी हुई उसको देख के, अरे तुम आ गए। तो ऐसी कोई सडन अचानक से जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती है वो एक्सक्लेमेटरी होती है। इसके लिए आप साइन जो है यानी मार्क जो है लास्ट में यूज़ करने वाले हो, ये मार्क आपको बता देता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। इससे क्लियर हो जाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ स्ट्रॉन्ग द मैन इज। एंड नेक्स्ट देखिए, अल्लास द पुअर मैन इज डेड। एंड एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब इस सेंटेंस में देखिए, आप देखोगे कि ये भी तो आपके क्वेश्चन में आता है, हाउ आर यू। तो अगर आपने हाउ आर यू पूछा तो वो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। देखो यही सेंटेंस अगर मैंने ऐसे लिखा होता, हाउ आर यू, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये जो है हाउ आपका WH वर्ड फैमिली से है, दूसरा आपका ये हेल्पिंग वर्ब भी है यहाँ पर, तीसरा आपके पास ये कि सब्जेक्ट है। यानी इसकी फॉर्मेशन कैसे है? इसकी फॉर्मेशन वर्ब आपकी पहले है और सब्जेक्ट आपका बाद में है। अब आप इधर आओ, इधर आके आपको देखोगे कि यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी यहाँ पे एक वर्ब है, और सेकेंडली आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो हाउ स्ट्रॉन्ग द मैन इज, इसका मतलब ये है, फीलिंग ये आई कि कितना स्ट्रॉन्ग मैन है ये, इसका मतलब ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन।
अल्लास, ये देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन, ये जो वर्ड्स होते हैं ये एक्सक्लेमेशन के होता है, मतलब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स ये इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अल्लास, इसके आगे हमने लगा दिया एक्सक्लेमेटरी साइन। अल्लास थोड़ा दुख को प्रकट करने के लिए, यानी दुख हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी बात पे, तो देखिए द पुअर मैन इज़ डेड, यहाँ ये आपका सब्जेक्ट आ गया है पूरा, द पुअर मैन, और उसके बाद आपकी वर्ब है। तो द पुअर मैन इज़ डेड मीन्स कि वो बेचारा आदमी मर गया, तो इसका मतलब आपको दुख हुआ और आपने सडन फीलिंग क्या दिखाई, अल्लास। हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो देखिए इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को पहचानना है। यहाँ भी आप देखेंगे ये आपका एक सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब एंड ये आपकी मेन वर्ब है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, तो ये सेंटेंस में भी हमारे पास एक्सक्लेमेटरी साइन रहता है, और इस सेंटेंस में हमारे पास किस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, यानी हमें किसी को विश करना है, जैसे गुड मॉर्निंग विश करना है, ठीक है, वैसे वो सेंटेंस आ जाएगा। या हम किसी को श्राप दे रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं, कर्ज का मतलब होता है कि गो टू हेल, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि कर्ज के बाद हम बून ले लेते हैं, बून का मतलब ब्लेसिंग्स, किसी को ब्लेसिंग्स देनी हो। और नेक्स्ट हमारा रह गया डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, अब इसमें देखो मे है, मे एक आपका मोरल वर्ब भी है। मोरल वर्ब अगर पहले आ जाती है, जैसे हम कैन यू गो देयर, हम ये लिखते हैं कैन आई गो देयर, अगर एस सेंटेंस मैंने ये बनाया कैन आई गो देयर, तो ये भी एक मॉडल वर्ब है। मे आई गो देयर, परमिशन मांग रहे हो तो ये भी एक मॉडल वर्ब है। बट जब ये और प्लस यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ रहा है तो ये तो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन यहाँ देखिए मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ हम उसे क्या कह रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे उसको एक वरदान दे रहे हैं, मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम खुश रहो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, और इसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा। अब दूसरा हम विश करनी हो, जैसे मान लो मैंने कहा गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा जैसे वुड दैट आई वर रिच, अब ऐसे सेंटेंस में आपको क्या दिक्कत आएगी, मीन्स कि कहाँ आपके काम आएंगे। देखो हम आई के साथ जनरली यूज़ करते हैं वाई, वॉज, आई क्या लेता है, वॉज लेता है। लेकिन जब ये सेंटेंसेस उसमें आ जाते हैं, जैसे हमने ये विश की है कि काश, इसका मतलब हो गया काश। वुड डैट का मतलब यहाँ काश से रिलेटेड है, वुड डैट आई वर रिच, काश मैं रिच होता, है नहीं, ये इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं। काश ऐसा होता, काश तुम यहाँ होते, इफ़ यू वर हेयर, तुम यहाँ होते, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर चाहे यहाँ सब्जेक्ट कोई भी हो, ही शी इट कुछ भी हो, मतलब ही शी हो, आई हो, यू हो, ये सभी के साथ आपका वर लग जाता है, ठीक है। और उसका मीनिंग ये निकलता है वुड दैट आई वर रिच, ये आपका उसमें चला जाता है इमेजिनरी सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आई होप ये तो आपको क्लियर है कि सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो कुछ सेंटेंस से आपसे पूछ लेते हैं, देख लेते हैं कि आपने कितना सीखा है। फर्स्ट सेंटेंस है दे आर बोसम फ्रेंड्स। देखो ये किस तरह का सेंटेंस हुआ हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी एक वर्ब आ गई है, और लास्ट में हम देख रहे हैं कि ये फुल स्टॉप है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ, असर्टिव सेंटेंस में ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। तो ये हम और लिख लेते हैं इसके लिए, असर्टिव सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट देखो हैव यू सीन राहुल, हैव हमारा बाहर आ गया है, यानी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई है, उसके बाद एक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारी वर्ब है। देखो जब हमारी वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब रहती है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब हमने बाहर निकाल दी, मेन वर्ब हमारे यहाँ पे है, ठीक है।
तो इन्वर्जन हो गया। और लास्ट में हमने देखा कि ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें ये पता चल गया कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए हम आई करके हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में भी आई हो जाता है। ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है मे आई गो आउट सर। मे आई गो आउट सर, इस तरह का सेंटेंस हमने अभी एग्जाम्पल में भी लिया था। इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, ये हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है, इन्वर्जन है, मे आई गो आउट सर। तो यहाँ कोई भी आपका ब्लेसिंग्स वगैरह नहीं है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, लेट्स गो आउट फॉर ए वॉक। अब एक सेंटेंस ऐसा था, ये हमारा इंटरोगेटिव ही हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट्स। अब ये जैसा कि मैंने कहा था, इंपेरेटिव सेंटेंसेस लेट्स से भी बनते हैं। जब हमें प्रपोजल देना हो, जैसे आओ चले, तो ऐसे सेंटेंसेस किस में जाएंगे आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, जो कि लेट्स से शुरू होंगे। लेट दे, लेट, इस तरह से लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव में होते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो लेट्स गो आउट फॉर ए वॉक, आओ वॉक पर चले, प्रपोजल है, एक प्रस्ताव रखा गया है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मे द किंग लिव फॉर एवर, मतलब किंग की आयु, मतलब दीर्घ आयु हो, किंग की आयु लंबी हो, ये ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। मे द किंग लिव फॉर एवर, हम किंग के लिए यहाँ ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, और एक आपको ये साइन भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव हो गया। अब इसमें भी क्या होता है कि कई बार ऑप्टेटिव सेंटेंस का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है, तो आप उसमें एक्सक्लेमेटरी डाल के आ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। अब देखो, व्हाट को देख के क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, ये तो नहीं कह रहा है कि भी बहुत क्या, व्हाट का मतलब अगर क्वेश्चन होता तो इसका मतलब होता है व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन क्वेश्चन नहीं है ये है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, कितनी सुंदर, ठीक है। इस तरीके से एक सडन एक्सप्रेशन दे रहे हो आप, कितनी सुंदर सीनरी है, यानी कि कितनी सुंदर ब्यूटीफुल सीनरी है, उसके लिए कितनी वर्ड आपने लगा के बोल दिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। ओके, तो ये एक्सक्लेमेटरी हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, काइंडली, काइंडली वर्ड आपने लगाया है और सीधा आपके पास फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई है। तो काइंडली हेल्प मी टू कैरी दिस बॉक्स, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखो, राहुल इज़ वेरी पॉपुलर, ये सिंपल आपका वही असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद दे आर नॉट प्लेइंग, असर्टिव का ये हमारा अफर्मेटिव और ये नेगेटिव है, तो ये असर्टिव, असर्टिव में ही अफर्मेटिव है और ये असर्टिव। उसके बाद है वाई डिडंट यू कम यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क देख के पता लग रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे WH वर्ड वाला है, लेकिन हमें ऐसा शो नहीं करना होता कि ये WH वर्ड वाला है, या हमें ये नहीं बताना होता कि हेल्पिंग वर्ब वाला है, हमें सिर्फ इंटरोगेटिव शो करना है, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये आज हमने बेसिक किया कंप्लीट, और आई होप आपको ये बेसिक क्लियर होगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है देन इसे शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को बताइए। हमने राजस्थान हाई कोर्ट का पूरा सिलेबस जो है वो LDC का डिज़ाइन किया हुआ है, और उसके साथ ही मतलब रेगुलर क्लासेस भी चलेगी, और आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इंस्टा पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी हमारा बना हुआ है पेज, जो आप उस पर भी देखिएगा। रेगुलर उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, इडियम्स, और साथ साथ उसमें पैसिव वॉइस वगैरह के क्वेश्चंस भी चलते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।